बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2021-22 के माली साल की बजट की तैयारी हो रही है और इस बजट के हवाले से कुछ हमें अच्छी खबरें मिली हैं। इस कुछ अरसे में हमने देखा है कि शरह नमू में एक इजाफा हुआ, जिसके ऊपर बहुत शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया और माहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत के अंदर, सिर्फ आज की हुकूमत नहीं बल्कि माजी में भी हुकूमतों के अंदर ये अदाद शुमार जारी करने वाले ऐसे इदारों में लोग मौजूद हैं जो फजिंग करते हैं, जो नंबर्स का हेर फेर करते हैं और ग्रोथ को ज़्यादा दिखाते हैं। बहरहाल हुकूमत ये कह रही है जी कि हमारे पास तो पूरा डाटा है जिसकी वजह से ये ग्रोथ बढ़ी है। हम ये भी देखते हैं कि जो विफाकी इदारा शुमारियात है वो ये कहता है कि तकरीबन 38% ऐसे घराने हैं कि जिनकी मुआशी हालत बदतर हो गई है। एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं और हमने बड़े तीर मारे हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी है उसका रहन सहन, उसकी ज़िंदगी, उसकी मुआशी हालत बहुत बुरी हो रही है। उसकी वजूहात क्या है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आया? और जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए टारगेट रख रहे हैं वो है 5.8 ट्रिलियन का जो टैक्स टारगेट है अगले माली साल के लिए। तो इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद साहब। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्या कोई ऐसा ताउन करने जा रहा है जो 2001 के बाद हमने किया था? क्या पाकिस्तान अपनी जंगी बेसिस अमेरिका को दे रहा है या वहाँ पे कोई ऐसी अरेंजमेंट कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर मौजूद रहे? क्योंकि तालिबान ने खबरदार किया है कि ऐसी कोई भी अरेंजमेंट, ऐसी कोई मौजूदगी इस खित्ते के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर वकार मसूद खान साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। आप बहुत मसरूफ़ हैं, यकीनन बजट का अमल काफ़ी पेचीदा और बहुत उसके लिए वक्त दरकार होता है, इसके बावजूद आप हमें वक्त दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि नंबर्स की फजिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि ये शरह नमू आपके अपने अंदाज़ों से और बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों के जो अंदाजे हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? वाकई इस तरह की कोई फजिंग होती है या ये जो शरह नमू हम देख रहे हैं 3.94 की, तकरीबन 4% के करीब की, ये फैक्चुअल है और इसके लिए आपके पास एविडेंस है? दीदी, हर तरफ जो है माशी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं और मुल्क में तारीखी फसलें हुई हैं। मुल्क में तारीखी जो कम से कम 12 साल के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आई। जो बड़ी सनतें हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फिर उसके बाद यानी ये कोरोना के बाद लोग आम जिंदगी गुजारने लगे हैं माशी सरगर्मियों की हद तक, और ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, हर और ज़्यादातर आप देख रही हैं कि लोग जो हैं घर घर ऑनलाइन शॉपिंग की रिवायत पड़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को किस बात की हैरत है कि हमने, यानी हुकूमत ने कोई अपनी जेब से नंबर निकाल के खड़ा कर दिया। फिर आप ये देखें कि ये इतना बड़ा इदारा है नेशनल अकाउंट्स कमेटी, और हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो मतलब एक कंपाइल करता है, शायद प्राइसेस की हद तक वो खुद डेटा जाके जमा करता है, लेकिन ये जो फसलों का डेटा है ये तो मतलब सूबाई हुकूमतों के महकमे जो है वो हमको फराहम करते हैं, उनको फराहम करते हैं। इसी तरीके से ये जो प्रोडक्शन का डेटा है, यानी कि सनती पैदावार का डेटा है, ये खुद भी इनको मौसूल होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के जरिए से, और फिर कुछ डेटा जो है वो सूबाई महकमे देते हैं, और कुछ जो है वो पेट्रोलियम की एक कंपनी है वो कैक कहलाती है, उनके तरफ से प्रोडक्शन, इंपोर्ट और तरसील, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम मालूमात उनको हासिल होती हैं। फिर इसी तरीके से मुल्क में बिजली की पैदावार, गैस की पैदावार और दीगर जो मादनियात हैं उनकी पैदावार, ये सब जो है वो महकमे खुद देते हैं। सही। इतने भरपूर अंदाज में ये आदाद और शुमार जमा किए जाते हैं, तो उसमें ये गुमान करना कि कोई अपनी तरफ से कर देगा। बात ये मैं आपको बताऊं, जब भी ग्रोथ का अमल शुरू होता है तो मैंने तो यही देखा है पिछली कम से कम 2 दहाइयों से कि लोग जो हैं इसके मामले में, कुछ लोग ये कह करके ये वो आज़ाद मईशतदान है, अपनी तरफ से अब उनके पास कहाँ से कोई डेटा है, वो अपनी मंतक
उसको जो है कहते नहीं फला जगह फला होगा, फला की जगह फला होगा, इस वजह से नहीं होगा। अरे भाई, यहाँ पर हकीकत का बयान हो रहा है, ये कोई लॉजिक का मुकाबला को थोड़ी किया जा रहा है। तो तब्दीला इसमें शक व शुबहात तो आप हर चीज के लिए जो है कोई खड़ा कर सकता है, इसके सिवा उसका और कोई बुनियाद नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो एक तारीखी उसमें हो रही है, इतना ज़्यादा हमने पहले कभी देखा नहीं है। फिर इसी तरीके से जो हमारे कर्जे हैं वो कम हुए हैं, जो हमारे पास रेमिटेंसेस हैं वो सरप्लस में हमारा अभी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है सारा अकाउंट। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो फिर एक ख़ास तबका जो है उसके फ़ायदे के लिए है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी इकॉनमी के ऊपर, आम आदमी के लिए नहीं है। आप एग्री करते हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है तंजीला। एक तो आप ये देखेंगे रेमिटेंसेस जो हैं, ये इनकी बड़ी तादाद 90% रेमिटेंसेस जो है वो $500 या उससे कम तर जो है वो आते हैं लोगों के लिए। बहुत ही मतलब जो है, एक बंदा कोई फैमिली का चला जाता है बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए, वो अपने घर के खर्च के लिए ये भेजता है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप देखें, ये जो कोविड की मुसीबत आई तो हुकूमत ने 16 मिलियन खानदानों की माली मावनत की है, और अब ये जो तीसरी लहर है इसके दौरान के अंदर 12 मिलियन की कर रहे हैं। तो उन तक जो है हमने पैसे पहुंचाए। इसके अलावा ये जो अब ग्रोथ हुई है इससे आमदनियां बढ़ी हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो खड़ी हुई थी, बल्कि पहले 2 साल इस हुकूमत के वो नीचे गई थी डॉलर टर्म्स में। अब वो जो है 1351 से 1553 तक चली गई है। ये हमारी जीडीपी बढ़ी है तकरीबन $33 बिलियन से। तो ये जीडीपी जो है ये तकसीम हो रही है ना पूरे मुल्क के अंदर, जो 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 लोग हैं। अब ये अगर जैसे आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की, आपने फसलों की बात की, तो क्या कोई यहाँ पर एक जागीरदार है जिसको सब कुछ मिल रहा है? भाई लोग हैं और उन फैक्ट्रियों में मुलाजमत भी है, किसान है, किसान के मजदूर हैं, उन सबकी इतनी आमदनियां हुई हैं, सारी की सारी तो हर तरफ फैली हुई है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम के हवाले से भी एक जो र्यूमर चल रही है, और जाहिर है मैं आपसे हमेशा हम बहुत कुछ सीखते हैं और ये बहुत सारी गलत फहमियाँ भी लोग फैलाते हैं, वो ये जी कि पुराना सेंसस और उसका नंबर लिया गया है ये कैलकुलेट करने के लिए। इज दैट ट्रू? मैं आपसे अर्ज करूं जी, देखिए पुराना सेंसस लिया है तो पुराना सेंसस जो है अभी चल रहा है 1998 वाला। अच्छा, अभी ये जो नया सेंसस हाल में इसकी मंजूरी हुई है, ये अभी हमारी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज है, वहां जाता है, इसका तज्जिया होता है। ये फिर फर्टिलिटी के बेसिस के ऊपर तयन करता है कि मुल्क के अंदर जो है पॉपुलेशन में इजाफा किस रफ्तार से होगा। जो इंटरसेंसल डेटा के अंदर आ गया 2.4, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वो 2.4 होगा। इतनी सारी इंटरवेंशन हो रही हैं पॉपुलेशन के दबाव को कम करने के लिए, उसमें इजाफे को कम करने के लिए, उन सब को मद्देनजर रखकर वो इसकी प्रोजेक्शन करेगा। 2017 का है ना, तो 2017 से जब सीरीज बदलेगी तो सारे नंबर बदलेंगे, सिर्फ इस साल का नंबर नहीं बदलेगा, पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का भी और उससे पिछले साल का भी, पूरी सीरीज बदलेगी। तो ये जिन लोगों ने ये शुबा पैदा किया है कि जनाब ये पुराने नंबर हैं, वो जरा थोड़ा समझ भी लें कि ये तो जब नया ये नंबर तय हो जाएंगे तो 1998 से तमाम सीरीज बदल जाएगी और आगे की प्रोजेक्शन उसके बेसिस पे होगी। तो अभी जो आपने पर कैपिटा कैलकुलेट किया हुकूमत ने, वो किन नंबर्स के तहत किया है? आपको लगता है कि वो उसमें कहा आपसे कि वो पुराने वाले नंबर हैं, लेकिन अब जब वो ज्यादा से जब पर कैपिटा कम होगी तो सभी पर कैपिटा कम हो जाएंगी ना 1998 तक की। अच्छा, तो निस्बतें तो वही खड़ी रहेंगी। सही। तो आप कह रहे हैं कि इसमें शुबा नहीं करना चाहिए कि शायद यहाँ पे भी कोई जान कोई दूर तक कभी नहीं, ये सिर्फ समझने का फुकदान है कि समझने में जो है कोई कसर रह गई है लोगों को। ये कोई जानबूझकर किसी ने ये नहीं किया कि जनाब वो नंबर आ जाए उनको छोड़ दो नए वो कर लो। वो कब तक छोड़ते रहेंगे भाई? वो अभी काम हो रहा है, वो काम मुकम्मल होगा
तो उससे सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं जरा बजट की तैयारी की तरफ। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतने कम वक्त में शौकत तरीन साहब अपनी टीम के साथ कैसे बजट बनाएंगे। तो पहले तो हमें प्रोसीजर बता दीजिए कि क्योंकि आप हिस्सा हैं सारे प्रोसेस का, तो कैसे बन रहा है बजट, और कोई वक्त की कमी की वजह से कुछ ज्यादा चैलेंजेस आप लोगों को उधर पेश आ रहे हैं? नहीं, जैसे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक कदीम तरीन इदारा है। इसके अंदर एक पूरा यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, अरेंजमेंट है, उसके तहत बजट बन रहा है और आखिरी नोक पलट और अपनी पॉलिसियों की अक्कासी इसके अंदर करेंगे, तो हर चीज ऑन ट्रैक है। और इसमें आईएमएफ का कितना इम्पैक्ट आएगा, जो अभी हमारा नया प्रोग्राम है? क्योंकि शौकत तरीन साहब ने ये भी इरादा जाहिर किया था कि शायद हम रीनिगोशिएट करेंगे, तो अभी का जो प्रोसेस। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो है तासुर गलत उभरा है कि इसकी सरनौ मुज़ाकरात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि जब हमने आखिरी मरतबा जब इसका अहिया दोबारा किया ना मार्च में, पिछले मार्च के अंदर, तो उसके बाद ही कोविड-3 की मतलब इतनी शिद्दत आई है और हमने उसकी रोशनी में उनसे कुछ मराहत चाहिए, कुछ उनसे छूट चाहिए सख्त इक़दाम की, क्योंकि लोगों में सकत नहीं है इस बात की कि वो बहुत ज्यादा बोझ बर्दाश्त कर सकें। तो इस पर आजकल ही मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बखैर खूबी और बहुस्न खूबी और हर तरह से हम उनके साथ एक इत्तफाक राय पैदा करें। ये कौन से सेक्टर्स हैं? बिजली और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ज्यादा आप सोचते हैं कि आवाम पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए? जी, बुनियादी तौर पर ये भी है और फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ जो है ज्यादा रहा है, तो इस वजह से हम ज्यादा उसकी तरफ हसास है। ठीक है, आपने 5.8 ट्रिलियन टैक्स बजट रखा है अगले माली साल के लिए। ये आपको लगता है कि ये हदफ पूरा हो सकता है? जब से ज़ाहिर है आप आए हैं, हम देख रहे हैं, आप हमेशा में बताते हैं कि नंबर भी बढ़ रहा है रेवेन्यू का, और जो आप टारगेट्स रखते रहे हैं वो आप कहते हैं कि अचीव भी होते रहे हैं। टैक्स नेट भी बढ़ा है डॉक्टर साहब जब से आप आए हैं। आपको लगता है कि ये जो नई पॉलिसी? मैंने सबसे पहले आप ही के प्रोग्राम में आकर अपनी सारी बातें की थी और मैं आपको ये खुशखबरी दूं, अब तक 3 लाख नए टैक्स पेयर्स जो हैं, 3 लाख इजाफी रिटर्न हमको मौसूल हुए हैं। हमारा जो आखिरी साल था, यानी कि जो 8 दिसंबर को हमने बंद किया था और जिसके मुतालिक लोग खदशात कह रहे थे कि जी आपने जो है जल्दी बंद कर दिया और मुद्दत नहीं दी, तो उसमें ये सूरत हाल है। और बजट अब तक माशाल्लाह तमाम अहदाफ जो हैं रेवेन्यू के हम हासिल कर रहे हैं और अब जून का महीना रह गया, एक दिन और है मई का, जो 31 मई होगी और जून के में सबसे बड़ी आमदनी होती है, सबसे बड़ी वसूलियाबी होती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम वो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला। सर एक सवाल मुझे सिर्फ एक और चीज़ मुझे बता दें, मैंने सब्सिडीज का पूछना है। ये जो आपकी 330 बिलियंस की हैं, वो मुझे बता दें कि उनसे लोग कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट, मतलब माहिरीन कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ जाएगा पहले दिन से ही, और वो तकरीबन एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 220 बिलियन का होगा। तो सब्सिडीज के बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता। नहीं, सब्सिडीज जो है वो तो सर्कुलर डेट जो है वो ये कह रहे हैं शायद कि ज्यादा सब्सिडीज रखनी चाहिए थी जी। तो देखिए ये जो है हमारी कोशिश होगी कि इसमें हम गुजारा कर लें और ये पूरी हो जाए इस साल के लिए, और यही मैं इस वक्त कह सकता हूँ आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के बराए रेवेन्यू, हमसे बात कर रहे थे जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे अफगानिस्तान से इनखला के बाद क्या अमेरिका इस खित्ते में मौजूद रहना चाहता है, और उस मौजूदगी के लिए क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई ताउन कर रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान में एक और बहुत अहम बहस चल रही है,
वो अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहा है, नेटो फोर्सेस वहाँ से निकल रही हैं, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या फॉल बैक आएगा। और जो एक इशू जिस पे आजकल आप देख रहे हैं मीडिया पे बड़ी डिबेट हो रही है, वो ये है जी कि फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। पेंटागन के एक ओहदेदार ने AFP के एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अपने बेसिस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा उनकी तरफ से बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई किया गया, बल्कि उन्होंने सेनेट में भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की और उन्होंने कहा जी कि भरोसा रखें, अभी हम इस तरह की कोई मदद नहीं कर रहे। बहरहाल अमेरिका को पाकिस्तान ने 2001 के बाद ज़मीनी और फ़िज़ाई हदूद और जो हमारी जंगी बेसिस थी वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। उन मुआहदों का क्या हुआ, वो मुआहदे क्या अब एक्सपायर हो चुके हैं, और ये जो पेंटागन के ओहदेदार ने बात की है वो क्यों की है, और उस बात को करने के ऊपर अभी भी हम शकूक व शुबात का इजहार करें, क्योंकि बलूचिस्तान में भी एक खबर आ रही है कि शायद पाकिस्तान कोई नई एयरबेस बनाने के बारे में सोच रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ दुरानी साहब साबिक सफ़ीर हैं और इस वक्त भी जो स्ट्रेटेजिक हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें इनकी इनपुट होती है। आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जन साहब, सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया जी कि इस तरह के शुकूक व शुबहात से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन ये बहस बढ़ती ही चली जा रही है। और अभी आपने देखा कि रिसेंटली बलूचिस्तान में एक एयरबेस के बनाए जाने के इम्कानात के ऊपर और इस तरह की बातचीत के ऊपर भी बात हो रही है। आपके ख्याल में जो मुआहदे थे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में जब जंग शुरू हुई, जो अमेरिका के साथ हम ताउन कर रहे थे, उन मुआहदों का अब स्टेटस क्या है? क्या वो 2011-12 के बाद ख़त्म हो गए, या वो मुआहदे अभी भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ज़मीनी रास्ते थे या फ़िज़ाई रास्ते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब एक दफा इनखला हो जाए, अफगानिस्तान से अमेरिकन अफवाज वापस चली जाएं, तो इसका मतलब यह है कि जिस ऑपरेशन के लिए आपने पूरा वो एग्रीमेंट किया था, वो ऑपरेशन खत्म हो गया। उसके बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि जरूर आप उसको फॉलो करें। वैसे तो उस माहदे की कोई डेट नहीं है, ये नहीं है कि फलां तारीख तक है, सही। ओपन एंडेड चीज है। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि स्पेसिफिक थी उस ऑपरेशन के लिए जिसको अभी वाइंड अप कर रहे हैं अमेरिकन, तो आप कह सकते हैं कि जनाब जब आप यहाँ से निकल जाएं, खत्म हो गया मामला, तो फिर आपको हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद आपको एंटरटेन कर। जहां तक बलूचिस्तान में हवाई अड्डे का ताल्लुक है, इसकी रिलेशनशिप सी पैक से है और गवादर पोर्ट वगैरह से। तो सदर्न साइड पे बलूचिस्तान में जरूरत है कि वहां पे एक ऐसा बेस बना दिया जाए जहां से हेलीकॉप्टर वगैरह या दूसरे छोटे जहाज में वो फ्लाई कर सकें और इस रास्ते की सारी बंदरगाह के इलाके की निगरानी की जा सके। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि उस बेस को इससे हमें मिक्सअप नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर इस पोजीशन में है कि कोई बेसिस दे, क्योंकि खित्ते में कोई भी और रीजनल कंट्रीज में से इस काम के लिए तैयार नहीं, ना रशिया ना ही ईरान वगैरह। कोई ईरान तो पहले भी नहीं, लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि रशिया के इन्फ्लुएंस और वो उसकी वजह से नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान अपने आप को बड़ा आइसोलेट कर लेगा अगर कोई ऐसी चीज करे। तो जिस तरह की अभी यकीन दहानी कराई है फॉरेन ऑफिस ने भी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है कि यही पॉलिसी होगी और पाकिस्तान कोई बेसिस नहीं देगा। ठीक हो गया। आसिफ दुरानी साहब, आपने देखा होगा कि तालिबान के जो ग्रोह हैं उनकी तरफ से भी एक खबरदार किया गया है, कुछ वार्निंग्स दी गई हैं कि एक बहुत बड़ी गलती होगी, और जाहिर है वो वार्निंग खित्ते में सारे मुल्कों के लिए ही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बड़ा लंबा अरसा एलाई रहा है अमेरिका का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। जब आलमी जंग शुरू हुई थी तो वहाँ पे हमें कभी हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाते थे, कभी हमारे ताल्लुकात बिगड़ जाते थे। तो यू थिंक कि अब हम पॉलिसी की किस नहज पे हैं, और वाकई यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त भी जो मुआहदे हुए थे वो बहुत देर में बाद में सामने आए, और अवाम तो नहीं, मे बी पार्लियामेंट को कहना चाहिए कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको पता नहीं था कि क्या मुआहदे हुए हैं और ब्लैक एंड वाइट में हमने क्या लिख के दिया है। नहीं, देखिए, ये ज़रूरत इस बात की कि हम लोग थोड़ा पढ़ लें।
तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1368 और 1373 के तहत आया, और उसमें उसका यूएन ने थोड़ा सा, वो खाली अमेरिका नहीं था, अमेरिका और आईसैफ फोर्सेस थी, और उसमें नेटो का मेजर शेयर था। तो वो ये सब आए थे और वो 9/11 के पस मंज़र में अफगानिस्तान में आए, और वो 2014 तक जो यूएन सुपरविजन थी उसके तहत ये अमेरिकन फोर्सेस और आईसैफ रही। फिर आईसैफ का ख़त्म हो गया 2014 में, जो यूएन मैंडेट ख़त्म हुआ। उसके बाद बायलैटरली जो है अफगानिस्तान और इनके दरमियान हुआ, यूएस और नाटो के दरमियान, और ये बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसे बीएसए कहते हैं, ये इसलिए हुआ कि अमेरिकन ये चाहते थे कि उनके जो सोल्जर्स हैं या नाटो सोल्जर्स हैं, उनको अगर किसी जुर्म के तहत अफगानिस्तान में ट्राई ना किया जाए या आईसीसी में ट्राई ना हो। आईसीसी इन एनी केस अमेरिका उसका मैंडेट नहीं मानता, उन्होंने साइन करने के बाद अनसाइन कर दिया था। ठीक है जैन साहब, ये आपने सफ़ीर साहब की बात तो सुन ली कि हमने माजी में ज़ाहिर दिए थे, अब रैशनल ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर पेंटागन के एक ओहदेदार की तरफ से ये दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हम माजी में भी इस तरह की बातें देखते रहे हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हो कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती थी, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट आती थी, बट यू थिंक कि वाकई हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ और हमारी अब समझदारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम कोई ब्लंडर नहीं करेंगे और कोई कन्फ्यूजन या कोई छुप के कोई डील्स नहीं करेंगे? देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट देखी थी वेलवे की, उसमें तो ये नहीं था कि हमें बेसिस दिए हैं। उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान तावन कर रहा है, और ग्राउंड कम्युनिकेशन, एयर कॉरिडोर ग्राउंड कम्युनिकेशन जो है, जी लॉग जैसे हम कहते हैं, वो दे रहे हैं, पाकिस्तान ने उस पर एग्री किया है। तो बेसिस का वहाँ जिक्र नहीं था। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बेसिस का हो सकता है मुतालबा किया हो या किया जाने वाला हो कुछ अरसे में। क्यों कि जब वो अमेरिकन ने आपसे कोई काम लेना होता है तो वो आपको थपकी देना शुरू कर देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आगे आ रहा है, पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, हम पाकिस्तान चूंकि स्ट्रेटजिक पार्टनर है तो हम चाहते हैं कि उसके साथ मजीद स्ट्रेटजिक लेवल पे कोई और जो हमारा कॉन्टेक्ट्स हैं वो बढ़ाए जाएं, कोऑपरेशन बढ़ाई जाए। वो आपको इन चीज़ों में उलझाते हैं। अगर आप आज ये सुन के और पिछला रिकॉर्ड निकाल लें, जब हिलरी क्लिंटन यहाँ विजिट करती रही है तो एग्जैक्टली यही बातें आपको सुनने में मिलेगी। या उससे पहले जब बुश का पीरियड था तो उसमें भी जो लोग आते थे वो इसी तरह की बातें करते थे, और पाकिस्तान को ये शाबाश दे के, थपकी दे के, अच्छा रास्ता दिखा के कि आपका बड़ा अहम रोल है, आगे आप बड़ी आपकी पार्टिसिपेशन है, ये करके तो वो आपसे कुछ न कुछ निकलवाएंगे। सो मैं सोच सकता हूँ कि वो शायद आपको कल को ये ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख दे। लेकिन हमारा तजर्बा ये बताता है कि, और अमेरिका ने जो डिक्लेयर किया हुआ था उसकी वजह से भी, कि यहाँ पे इस खित्ते में अब इंडिया है जिसको वो समझते हैं कि वही दे आर दी मेन रीजनल पावर, लिहाजा उसको चाइना के सामने खड़ा कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की पॉलिसी में, साउथ एशिया पॉलिसी में उन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पे कि भारत को वहां पे हम अकोमोडेट करेंगे या भारत ही वहां लुक करेगा। तो इन हालात में वो पुरानी बिल्कुल वही एक फिल्म चल रही है जहां पे कि इस्तेमाल पाकिस्तान को किया, मुफाद भारत के देखभाल किए, उनको दिए, और चूंकि वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है तो पाकिस्तान के कंधों पे रख के ओबलाइज आपने भारत को कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, मैं ज़रा ब्रेक से वापस आऊँ। जैन साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी और आप दोनों से ये पूछूंगी कि आप कह रहे हैं कि अब कोई वजह बाकी उस तरह से रहती नहीं है क्योंकि वो वहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वाकई वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें जितने भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इस रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर नज़र रखने वाले थिंक टैंक्स हैं, वो सारे ये कहते हैं कि शायद अमेरिका अपनी प्रेजेंस रखना चाहेगा। आप दोनों की इस पर क्या राय होगी, ब्रेक के बाद जानते हैं जी। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से जो बैनुल-अक़वामी अफ़वाज है उनका इनख़ला क्या मुकम्मल तौर पर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जैसा अब आप ब्रेक पर जाते हुए कह रहे थे कि हाँ जी, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। जी जी तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अभी पाकिस्तान को वो इस तरह इस रास्ते पे लगाएंगे, और जहां तक बेसिस का ताल्लुक है ना, वो आप बात करें तो मैं उसमें भी क्लैरिफिकेशन एक दे दूं कि बेसिस उन्होंने मांगे हैं, इस यानी हमसे नहीं मांगे, लेकिन जो उन्होंने अपनी अपनी प्लान शो की है बेसिस के बारे में जो उन्होंने बातचीत की है, वो ये है कि वो कोई नया बेस इस तरह नहीं क्रिएट करना चाहते जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान में बगराम या बनाए हुए थे। वो चाहते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग बेसिस जो है किसी भी मुल्क के, जो जो इनके हमसाया मुल्क हैं अफगानिस्तान के, वो अपने एग्जिस्टिंग बेसिस पे इनको कोई ऐसी स्पेस दे दें जहां वो अपना कुछ सेटअप लगा के बैठ सकें। तो वो चीज जो है वो उस शक्ल में नहीं, जैसे हमने ये इसका कंपैरिजन आप यूं कर सकते हैं कि जिस तरह हमने पहले उनको शहबाज बेस, जो हमारा अपना बेस था, उस पर उनको अकोमोडेट किया था, वो गालिबन उस तरह की कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये चीज वाज़ेह है कि इंडो पैसिफिक के नुक्ता निगाह से चाइना के अगेंस्ट जो जो कुछ उन्होंने अपने आप को लाइन अप किया है इंडिया को मिला के, उससे तो इस खत्ते में चाइना ही उनका एक मेन टारगेट रहता है। तो हम जो भी बेसिस या कोई ऐसी चीज अगर को देने का सोचें भी, तो क्या चाइनीज इस चीज को कभी कबूल करेंगे? सही तो हमारे इंटरनेशनली रिलेशनशिप जो है वो कई जगहों पे इफेक्ट हो जाएगी। और तालिबान ने तो जो कहा सो कहा है, वो तो आपको नेचुरली एक दुश्मन के तौर पे देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर हमें ये देख लेना चाहिए कि अमेरिका से ना पहले हमें कुछ ऐसी चीज मिली स्ट्रेटेजिकली जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जिसने लुक आफ्टर किया हो, और ना ही आगे मिलने की कोई तवक्को है कि हम कोई इतना बड़ा स्टेप ले लें जिससे हम बहुत सारा रिस्क ले लें रीजन में, और अमेरिका तब भी हमें कुछ न दे, और जब उनका जी चाहे हमें अबंडन करके तो निकल जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक फर्म पॉलिसी रहनी चाहिए, जिस तरह के बड़ा ओपनली डायरेक्टली और फोर्सफुली शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट में बात की है, ठीक हो गया। वो ही मैसेज आप अमेरिकन समझते हैं को कि यही करने। पॉलिसी रहनी चाहिए। दुरानी साहब, अब हम क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो, मैं स्पेकुलेशंस की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो इस खित्ते पे और अमेरिका की पॉलिसियों पे नज़र रखने वाले लोग हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका चाहेगा अपनी प्रेजेंस रखना। वाई डू यू थिंक कि पहले तो ये बताइए कि आप भी ये समझते हैं कि वो प्रेजेंस रखना चाहेगा, और उस प्रेजेंस का क्या मकसद होगा? क्योंकि जाहिर है जो इमीडिएट नेबर्स हैं इंडिया, तो उनमें नहीं आता। अगर वो भारत को अलाइन भी करते हैं तो इसका मतलब है कि दे विल बी क्रिएटिंग अनदर प्रॉक्सी, और उससे रीजन जो है वो अपसेट रहेगा। दूसरी बात ये कि जो अगर इस तरह के प्लान्स के साथ वो अगर इनखला करेंगे, तो यू थिंक कि वाकई अफगानिस्तान स्टेबल हो जाएगा? मैं नहीं समझता हूँ। और अमेरिका से देखिए, हमें एक ये जब 9/11 हुआ था तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उस वक्त कहा था कि वी आर ऑल अमेरिकन। तो वो एक अलग एक जज्बाती सूरत हाल थी जब उस वक्त 9/11 हुआ। अब फिर उसके 14 साल 2014 तक जो है वो सूरत हाल ये हुआ कि डिटोरेट ही हुई। अमेरिका अपने अहदाफ जो है हासिल नहीं कर सकता। और ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने फैसला किया है वो अगेंस्ट पेंटागन और सीआईए की एडवाइस के अगेंस्ट। इसके बावजूद वजह ये है कि सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये किया और बाइडेन भी ये कर रहे हैं कि कैन वी विन द वॉर, और जवाब था नहीं। जब ये नहीं है तो उस सूरत में उन्होंने फिर ये कि वो साल का तकरीबन इस वक्त 45 से 50 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, और अब तक जो है $1 ट्रिलियन प्लस खर्च कर चुके हैं। और उसके नतीजे में उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने जो पॉलिटिकल सेटअप अफगानिस्तान में किया वो भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका। वो अब सिर्फ जो है श्रिंक होल के बड़े शहरों में रह गया है, ठीक है। हो अच्छा, नहीं आपने सकता। कुछ तो बता दिया कि ये जो इनखला है, आप समझते हैं कि उससे सबसे ज़्यादा अभी जो वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप है वो कंफ्यूज्ड है, और उसको अपना फ्यूचर कोई वाज़े नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके अलावा आप समझते हैं कि ये इनखला अगर हतमी तौर पे चले हो जाता है, क्योंकि अब आगाज़ तो हो गया और हमने एक डेट भी रखी हुई है कि इस डेट तक ये इनखला मुकम्मल हो जाएगा, तो हालात कैसे देखते हैं आप? और पाकिस्तान के लिए क्या उसमें कोई ख़तरात हैं? और पाकिस्तान अपने आप को कहाँ पे अभी इस वक्त अलाइन कर रहा है? क्योंकि हमारा असर रसूख तो है तालिबान के कुछ बासर ग्रोहों पे, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, आपको लगता है कि दे आर ऑन सेम पेज? वहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट था पिछले कुछ अरसे में वो कम हुआ है? मेरे नज़दीक तो हमारा असर रसूख तालिबान पे नहीं है, ना अफगान पे है, और ना होना चाहिए, ना हो सकता है।
ये ऐसी बातें हैं जिसमें अगेन ख्याल में मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस कि यू आर डीलिंग विद अफगानिस्तान। उसमें अमेरिकन जो है वो उनकी दाल नहीं गली, रशियंस की नहीं गली उससे पहले नहीं, और ब्रिटिश की ना हमारे क्या दाल गलेगी। तो इसलिए ये बहस अगर कोई है तो इंटेलेक्चुअल पैरामीटर पे ये पूरी नहीं बैठती, ना ही रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी बैठती। वो हमें हमारे लिए ये एक इशू है कि जोग्राफिकली अफगानिस्तान हमारा नेबर है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, डिवाइडेड ट्राइब्स हैं दोनों तरफ से, और अफगान जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। रोज़ाना 50 से 60 हज़ार अफगान जो है डेली विदाउट डॉक्यूमेंट पाकिस्तान आता है मजदूरी के लिए या जो है बाकी बिजनेस वगैरह के लिए। ये सिलसिला आज का नहीं चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है और अब तक है। तो इसलिए हमें जो है इसको ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की ज़रूरत है। और उसके जो मुज़मरात होंगे जब निकल जाएंगे अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस ने अफगानिस्तान को कितना स्टेबल किया है, ये बात जो है समझने की है। सिवाय अर्बन सेंटर्स के वहाँ पे बाकी क्या हुआ, रोड बने हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका आप देखिए किस कॉस्ट पे रोड बने हैं। खुद उनके जो ओवरसाइट वो है सिगार जो अमेरिकन की वो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा कि देयर हैज बीन मैसिव करप्शन और वहाँ पे पैसे आए हुए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जो कारफरमा थे, जो एक फेलियर की तरफ इशारा करते हैं कि अफगानिस्तान में उन्होंने 20 साल में एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन लाने की कोशिश की, कट एंड पेस्ट करके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने वहाँ पे इम्पोज किया। अफगानिस्तान के अंदर जो उसका ट्राइबल सेटअप है, जहाँ आप औरतों के हुकूक की बात करते हैं वहाँ मर्दों के हुकूक नहीं है। ठीक हो वो गया। 18 ठीक है, अच्छा मुझे एक लास्ट कमेंट जैन साहब आपसे भी चाहिए, आप क्या समझते हैं कि हो जाएगा अफगानिस्तान स्टेबल? जरा क्विकली, वक्त कम है मेरे पास। नहीं, बड़ा मुश्किल है, अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा क्योंकि स्पॉयलर्स वहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ा स्पॉयलर वहाँ पे अशरफ गनी और उसका टोला है। जब तक आप खुद अपनी जात से हटके नहीं सोचेंगे तो वो तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई, और स्टेबिलिटी लाने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स इत्तफाक राय उनका हो और वो फिर बाद में कोई मसला न खड़ा करे। लेकिन यहाँ इत्तफाक राय होना तो बात की बात है। अशरफ गनी सामने से नहीं हटना चाह रहा, उसको अपनी सदारत जाती हुई नजर आ रही है, लिहाजा वो रुकावट बना हुआ है। तो इस वजह से वहां स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फिर यह है कि अफगान आर्मी जो है उसने ऑलरेडी उनके लोगों ने सरेंडर करके कई जगहों पे तालिबान के साथ मिलना शुरू कर दिया। अगर वो इतनी वीक हो जाती है आर्मी और तालिबान की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो वैसे ही आप देख लीजिए कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट वगैरह वो ठहरेगी नहीं वहां। ठीक तो हो गया। स्टेबिलिटी फौरी तौर पे आने के चांसेस नहीं है। सही, ये तस्वीर को बहुत पॉजिटिव नहीं है। बहरहाल जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और आसिफ दुरानी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर तो हम हमेशा बहस करते रहते हैं, लेकिन आज हमने ये बात की है कि क्या पाकिस्तान अफोर्ड करता है कि वो अमेरिका को अपनी जंगी बेसिस दोबारा से दे जैसे माजी में दी थी। लेकिन हमारे माहिरीन का ये कहना है कि माजी के हालात मुख्तलिफ थे और आज हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है कि इस तरह का कोई ताउन अमेरिका के साथ नहीं किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।